विद्यार्थियों, ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कोर्स ए एवं कोर्स बी दोनों में ही व्याकरण का एक भाग है। इसके अंतर्गत हम वाक्य से संबंधित सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि पहले वाक्य क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। उसके आधार पर वाक्य भेदों का विभाजन हम विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। साधारण तौर पर वाक्य की परिभाषा हम इस रूप में ही जानते हैं, लेकिन वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वह पद बनकर प्रयुक्त होते हैं। इस बात में भी कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। मतलब जो भी शब्दकोश से लिए गए हैं वह यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और वो सार्थक अर्थ प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो वह वाक्य सार्थक वाक्य होता है और तब वह शब्द पद बन जाते हैं। यानी एक तरीके से वाक्य में पदों का संयोजन है। अब इसका यदि हम अर्थ के आधार पर इसका वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो हमें उदाहरणों के माध्यम से यह बात समझनी होगी कि अलग अलग जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, पहले उनके नामों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला भेद हमारे सामने होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इंग्लिश में से इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी: जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य पूर्व में उदय होता है। दूसरा वाक्य, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। उदाहरण में व्यक्त दोनों वाक्य इस बात को दर्शाते हैं कि इसमें कार्य पहले से हो चुका है, यानी क्रिया पहले से की गई है। इसकी सामान्य सूचना हमें इन दोनों वाक्यों से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का दूसरा भेद है वह भेद है निषेधवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी: जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध का बोध होता है या कार्य के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। माला आज स्कूल नहीं जाएगी। इन दोनों वाक्यों में कार्य के नहीं होने की सूचना हमें प्राप्त होती है। पहले वाक्य में कर्ता स्वयं आज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और दूसरे वाक्य में माला जो कि कर्ता है वह विद्यालय नहीं जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है कि नकारात्मक वाक्य किस तरीके से कार्य के न होने की जानकारी हमें देते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी: जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या तुम खेलोगे? तुम पढ़ने कब जाओगे? इन दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात का सूचक है कि ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक चिन्हों का होना प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान हमें बताता है। वाक्य भेद का अगला प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य, जिसे इंटरजेक्टिव सेंटेंस इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी: जिन वाक्यों से आश्चर्य या विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे,
अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। ये दोनों वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य के सूचक हैं। इसका कारण इसमें यह है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। इसे इंग्लिश में डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध यहाँ होता है, अतः ये दोनों आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार वाक्य भेद का अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इसे इंग्लिश में डिनोटिंग डिज़ायर सेंटेंस भी कहा जाता है। इस वाक्य की परिभाषा इस तरह होगी, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में वक्ता की इच्छा या उसकी आशा को यह वाक्य दोनों दर्शाते हैं, अतः ये दोनों ही वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसे डाउटफुल सेंटेंस कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस तरह होगी, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में संदेह उत्पन्न होता है, अर्थात यहाँ पर संभावना की आशा है, इसलिए ये दोनों ही संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। वाक्य भेद का अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसे इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इस वाक्य की परिभाषा इस तरह होगी, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसमें कारण, शर्त आदि का बोध अवश्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। यहाँ युक्त दोनों ही वाक्यों में कारण और शर्त दोनों मौजूद हैं, इसलिए दोनों ही वाक्यों में संकेत का सूचक यहाँ होता है, अतः ये दोनों ही वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। विद्यार्थियों, यह आज का आपका अंतिम हमारा संकेतवाचक वाक्य का प्रकार था। इस तरह हमने 8 प्रकार एक एक करके हमने आपको समझाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बहुत ज़्यादा इससे आपके प्रश्नों को, व्याकरण से संबंधित जो भी आपकी शंकाएं हैं वो सारी दूर हो गई होंगी। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। Thank you for watching this video and goodbye for now.